अब्बा ने जबरदस्ती ताया के लड़के से मेरा रिश्ता तय कर दिया, लेकिन मैं गांव के वडेरे के साथ घर से भाग गई। सोचा निकाह करके माँ बाप को मना लूंगी, लेकिन वो वडेरा मुझे अपने डेरे पर ले गया और जान तो मेरी तब निकली जब मैंने देखा कि वहाँ वडेरे के अलावा भी और मर्द। जब से मुझे मालूम हुआ कि अब्बा ने मेरा रिश्ता मेरे ताया के जाहिल बेटे के साथ तय कर दिया है, तब से मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं आ रहा था। बार बार गुस्से से मेरा बुरा हाल हो जाता और मैं अम्मा के सामने कितनी बार इस रिश्ते से इनकार कर चुकी थी। अब तो अम्मा भी ज़ब्त का दामन छोड़ चुकी थी और कहने लगी, अरे रजिया, मुझे क्या बोलती हो, अपने बाप से कह, उसने तेरा रिश्ता पक्का किया है, उसने आज तक कभी तेरी राय ली है। अम्मा के अपने दुख थे, इसीलिए मैं चुप हो गई। अम्मा भी तो सच ही कह रही थी। अब्बा ने आज तक कभी अम्मा से किसी मामले में राय लेना तो दूर, उन्हें बताया तक नहीं। इसी तरह मेरा रिश्ता पक्का करके बस खबर भेज दी कि रजिया का रिश्ता आमिर से पक्का हो गया है और अगले महीने निकाह है। लेकिन मैं ये निकाह हरगिज नहीं करूंगी, ये मैंने सोच लिया था। अब्बा शाम को जब घर आएगा तो मैं उसे भी इनकार कर दूंगी। आखिर मैं रजिया हूँ, गांव की सबसे खूबसूरत लड़की, जिसकी खूबसूरती पर राह चलते हुए लोग रुक कर एक बार जरूर देखते। सारे गांव में मेरे जैसे खूबसूरत अंदाज वाली लड़की नहीं है। मेरी सहेलियां तो मेरी खूबसूरती पर रश करती हैं और कहती हैं, रजिया, जितनी तुम खूबसूरत हो, आज तक हमने किसी लड़की को इतना खूबसूरत नहीं देखा। तुझे तो मेम होना चाहिए था। लेकिन मेरी बुरी किस्मत के मुझे गांव के उस छोटे से पसमानदा घर में पैदा कर दिया गया, जहां मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मुयस्सर होती थी। ऊपर से अब्बा का मिजाज भी बहुत तीखा था। वो हर वक्त गुस्से में रहता और घर आकर तो वो गुस्सा 2 चंद हो जाता। अक्सर तो वो हाथ भी उठा लेता। अब्बा ने जिसके साथ मेरा रिश्ता पक्का किया, वो भी अब्बा की तरह ही जाहिल और उसी की तरह औरत को पैर की जूती समझने वाला मर्द था, जबकि मैं तो चाहे जाने के काबिल थी। मेरे दिल में तो ये हसरत थी कि मुझे कोई चाहता और पलकों पर बिछा कर रखता। यही वजह थी कि आमिर के रिश्ते को मैंने साफ इनकार कर दिया। जब मैंने अब्बा को बताया कि मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं, आप ताया को मना कर दें, तो अब्बा गुस्से से मुझे देखने लगे। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बल्कि अम्मा से कहने लगे, तुमने अपनी बेटी की ये तरबियत की है, आज वो मेरे सामने खड़ी होकर मेरे तय किए गए रिश्ते से इनकार कर रही है। अब्बा ने धाड़ कर कहा तो अम्मा कपकपाते हाथों से अब्बा की तरफ बढ़ी और कहने लगी, सुहेल, मैंने इसे मना किया था कि ये ऐसे मत करे। तेरा ताया का बेटा है, ताया और बाप तो एक बराबर होते हैं। तुझे अपना बना कर रखेंगे, लेकिन ये समझी नहीं, उसका यही कहना है कि ये आमिर से ब्याह नहीं करेगी। अम्मा ने अपने तौर पर बात की, लेकिन अब्बा एकदम उठे और कहने लगे, हरगिज नहीं, मैंने जो जुबान दे दी सो दे दी, अब मैं अपनी जुबान से पीछे नहीं हट सकता। ये कहकर अब्बा घर से निकल गया। मुझे आमिर से रिश्ते पर सिर्फ इस वजह से इनकार नहीं था कि वो जाहिल, अनपढ़ और बदतमीज था, बल्कि उसके पीछे एक और वजह भी थी। मेरा नाम रजिया है और मेरा ताल्लुक पंजाब के एक पसमानदा गांव से है, जहां पर जरूरियात जिंदगी को पूरा करने के लिए मेरा बाप मलकों की जमीनों पर काम करता है, जबकि अम्मा भी घर पर बैठकर छोटे मोटे काम करती, तो हमारी गुजर बसर आसानी से हो रही थी। मैंने 8वीं के बाद अपनी पढ़ाई नहीं की, जबकि मेरी बहन स्कूल जाती थी और वो आजकल 9वीं की तैयारी कर रही थी। मुझे तो घर बैठे 2 साल हो गए। मैं क्योंकि बहुत खूबसूरत थी और देखने में भी बहुत हसीन लगती थी, इसीलिए स्कूल की लड़कियां मेरी तारीफें करके मुझे काफी मगरूर बना चुकी थी। इसीलिए मैंने अपने आगे किसी को कुछ भी नहीं समझा। गांव की शादियों में खास तौर पर मुझे बुलाया जाता और दुल्हन के साथ साथ रखा जाता। मैं भी बड़ी खुश होती और गांव की शादियों पर खूब नाच गाना करती। इसी दौरान अचानक एक वडेरे की नजर मुझ पर पड़ गई। उसका नाम चौधरी मुजाहिद था। मुजाहिद ने पहली बार मुझे एक शादी की तकरीब में देखा। जब वो वहां से गुजर रहा था तो गुजरते गुजरते उसकी निगाह मुझ पर पड़ी और फिर वो देखता ही रह गया। उसके बाद जब उसने मेरे बारे में पता करवाया तो एक दिन मेरे रास्ते में आ खड़ा हुआ, तो मैं एकदम गुस्से से उसे देखने लगी, जबकि उसके चेहरे पर इस वक्त दिलचस्पी के तासुरात थे और वो मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे देख रहा था। मैं हैरानी में मुब्तला हो गई। आखिर कौन हो तुम और क्यों मेरा रास्ता रोका है? वो कहने लगा, मेरा नाम चौधरी मुजाहिद है और मैं गांव के वजीरे का बेटा हूँ। जिस दिन से तुम्हें पहली बार देखा है, बस देखता ही रह गया हूँ, इसीलिए सोचा एक बार दिल भर के देख लूं, शायद दिल भर जाए। उसने सादगी से जब ये कहा तो मैं धीरे से मुस्कुरा गई और कहा, मुझे देखने से तुम्हारा दिल नहीं भरेगा, बल्कि कहीं ये ना हो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो जाए। मैं ये कहकर आगे चल पड़ी, जबकि वो पीछे से मुझे आवाज लगाकर बोला, हो गई है। उसकी आवाज ने मेरे कदमों को रोक लिया, लेकिन मैंने पलट कर नहीं देखा, क्योंकि अभी मैं पत्थर की नहीं होना चाहती थी, इसीलिए आगे बढ़ गई। मुजाहिद ने मुझे एक नई राह का मुसाफिर बना लिया था और मैं अब उसे सोचने लगी थी। हालांकि अभी तो सिर्फ एक मुलाकात हुई थी और वो भी आधी अधूरी।
लेकिन मुजाहिद की मोहब्बत मेरे वजूद में दौड़ने लगी। वो एक खूबसूरत और काफी हैंडसम मर्द था। मैंने उससे पहले उसे कभी गांव में नहीं देखा। शायद ये चौधरी का वही बेटा था जो शहर पढ़ने गया हुआ था और कई सालों के बाद वापस लौटा। मैंने भी उसे देखते ही अपना दिल हार दिया। मुझे तो यही मालूम नहीं था कि इस रास्ते में आगे मुझे बहुत सारी कठिनाइयां हैं। मेरे और मुजाहिद के दरमियान एक बहुत बड़ा तबकाती फर्क था। मैंने मोहब्बत में उसे नजरअंदाज कर दिया। मुजाहिद एक वडेरा था, गांव का चौधरी और आने वाला पंचायत का सरपंच भी हो सकता था, जबकि मैं एक आम कमी कमीन की आम बेटी, जिसे सिर्फ उसकी खूबसूरती की वजह से पहचाना जाता था, वरना मुझ में कोई और खास बात नहीं थी। जबकि मुजाहिद पढ़ा लिखा और एक दौलतमंद आदमी था और उसे एक से बढ़कर एक लड़की मिल सकती थी, लेकिन उसकी नजर इंतखाब मुझ पर ठहरी। एक दिन जब मैं खेतों से वापस आ रही थी तो रास्ते में मुजाहिद की गाड़ी अचानक आकर रुकी। उसे देखकर मैंने कदरे नाराज अंदाज में मुंह फेर लिया। मेरी नाराजगी को महसूस करके वो कहका लगाकर हंस दिया और कहने लगा, मैं शहर एक काम के सिलसिले में गया हुआ था, इसीलिए वहाँ इतने दिन लग गए, वरना मैं तो खुद रोज तुमसे मिलने की ख्वाहिश दिल में दबाए बैठा हूँ। और अब आज देखो, तुम्हारे बारे में सोचकर घर से निकला था और तुम रास्ते में मिल गई। मुजाहिद की बातें उसी की तरह खूबसूरत और दिल मोह लेने वाली थी। मैंने फौरन अपनी नाराजगी खत्म की और उसके साथ बातें करने लगी। उस दिन हम दोनों ने ढेरों बातें की और एक दूसरे को अपने बारे में सब कुछ बता दिया। यूं हमारी मोहब्बत परवान चढ़ना शुरू हो गई, एक ऐसी मोहब्बत जिसके अंजाम से हम दोनों अनजान थे। मुजाहिद और मैं अब अक्सर छुप छुप कर मिलने लगे। पहली बार उसने मेरी तारीफ करते हुए अचानक मेरा हाथ थाम लिया तो मेरे पूरे वजूद में करंट सा लगा और यूं लग रहा था जैसे मेरी रगों में मुजाहिद बहने लगा हो। इरादा यही था कि जल्द ही मुजाहिद अपने घर वालों से बात करेगा और फिर हम शादी कर लेंगे, लेकिन इससे पहले ही अब्बा ने अचानक ताया के बेटे से मेरा रिश्ता पक्का कर दिया, जिसके बारे में सुनकर मेरे तो तन बदन में आग लग गई। अपने तौर पर मैंने जितना हो सका था एहतजाज किया, लेकिन अब्बा ने भी मेरी एक नहीं सुनी और कहा, तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ आमिर से और किसी से भी नहीं। अब्बा ने हमारी जिंदगी के इख्तियार को अपने हाथ में रखा था और जो फैसला वो करते थे वही होकर रहता था। अभी अभी अब्बा ने अगर ये कह दिया था कि वो आमिर से मेरी शादी करेंगे और किसी से नहीं, तो वो हर सूरत आमिर से ही मेरी शादी करेंगे, जबकि मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं था और ना ही मुझे उससे शादी करने पर तैयार थी। मेरे ख्वाबों का शहजादा तो मुजाहिद था, जिसके साथ मोहब्बत में मैं इतना आगे निकल गई कि अब वापसी का सफर मेरे लिए बहुत मुश्किल था और मैं अब उसके साथ ही अपनी जिंदगी गुजारना चाहती थी। शादी में चूंकि अभी एक महीना पड़ा था, इसलिए मैंने सोच लिया कि तब तक अब्बा को राजी कर ही लूंगी। अपने तौर पर मैं रोज अब्बा को कायल करने की कोशिश करती थी, उन्हें समझाने की कोशिश करती, लेकिन वो चुपचाप मेरी बात सुनकर अपने काम में मगन हो जाते। उन्होंने कभी मेरी बात पर कान नहीं धरा। 15 दिन इसी तरह जाया हो गए और अब 15 दिन रह गए थे। न जाने अब्बा राजी होते या नहीं, और अगर अब्बा राजी नहीं होते तो फिर उसका क्या हाल था। मैंने अभी तक मुजाहिद को अपनी शादी के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि मेरा ख्याल था कि मैं किसी तरीके से अब्बा को राजी कर ही लूंगी। लेकिन अब चूंकि अब्बा राजी नहीं हो रहे थे और मेरे लिए बहुत मुश्किल बनी हुई थी, इसी दौरान एक दिन जब मैं मुजाहिद से मिली और फिर उसे अपने रिश्ते के तय होने का बताया तो वो बेहद परेशान हो गया। कहने लगा, रजिया, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता, तू किसी तरीके से अपने अब्बा को राजी कर, मैं अपने घर वालों को राजी करके रिश्ते के लिए भेजता हूँ। मुजाहिद की बात सुनकर मेरी आंखें चमकने लगी और मुझे अपनी मोहब्बत पर फख्र महसूस होने लगा। लेकिन मैंने मायूसी से उसे कहा, मैंने हर मुमकिन कोशिश कर ली है मुजाहिद, अब्बा को हर तरीके से राजी करके देख लिया है, लेकिन वो है कि मान ही नहीं रहे। उसका यही कहना है कि मैंने जुबान दे दी है और मैं अब पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। मैंने कहा, तुम कुछ करो, तुम्हारे माँ बाप जब रिश्ते के लिए आएंगे तो शायद अब्बा मान जाएं। मैंने उम्मीद भरी नजरों से मुजाहिद के चेहरे की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर सोच की लकीरें वाज़ेह थीं। अब मेरी शादी में सिर्फ 5 दिन बाकी रह गए और मुजाहिद अभी तक अपने माँ बाप को लेकर नहीं आया। मुझे तशवीश हो रही थी, क्योंकि मैं किसी भी सूरत आमिर से शादी नहीं कर सकती थी, और अगर आमिर से शादी कर लेती तो फिर एक जहन्नम से निकलकर दूसरे जहन्नम में चली जाती। इसीलिए मैंने आज मुजाहिद से मिलने के लिए उन्हीं खेतों का रुख किया जहाँ पर हम मिलते थे। कुछ देर के बाद मुजाहिद भी थके हारे कदमों के साथ वहीं पर चल आया। उसके अंदाज में शिकस्तगी थी, मायूसी थी। तभी मैंने उसे कहा, मुजाहिद, क्या हमारी मोहब्बत अधूरी रह जाएगी? मेरा बाप नहीं मान रहा, तुम्हारे भी घर वाले नहीं मान रहे, आखिर ये सब कैसे होगा? मैं बेबसी से रो पड़ी थी। मेरे आंसू देखकर मुजाहिद बेचैन हो गया और मेरा हाथ थाम कर कहने लगा, रजिया, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ न कुछ कर लूंगा।
देखो रजिया, ऐसे रो मत, मेरे दिल को कुछ हो रहा है। वो बार बार मुझसे यही कह रहा था, लेकिन मैं क्या करती। अपनी मोहब्बत के मजार पर आंसू बहाने का हक तो था ना। मुझे ताहम इतनी देर में मुजाहिद ने मुझे जो कहा वो सुनकर मैं हैरान रह गई। मुजाहिद, ये कैसे मुमकिन है? क्या उसके बाद माँ बाप मान जाएंगे? मैंने पूछा तो कहने लगा, बिल्कुल मान जाएंगे। मुजाहिद ने अच्छी तरह मुझे समझाया और फैसला करने का इख्तियार मुझे ही सौंप दिया। मैंने बिना सोचे समझे हामी भर ली और उसे कहा, ठीक है, जब वो लोग हमें नहीं देख रहे तो हम भी उनकी परवाह नहीं करेंगे। हम निकाह कर लेंगे और बाद में उन्हें मना लेंगे। मेरी बात पर मुजाहिद की आंखें चमक उठी और बेइख्तियार उसने मेरा हाथ थाम कर उसे चूम लिया। कहने लगा, रजिया, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो, इसीलिए तुम्हारी मोहब्बत की खातिर मजबूर होकर मैं ये कदम उठा रहा हूँ, वरना मैं कभी ऐसा नहीं चाहता। मुजाहिद की बातों ने मेरा ब्रेन वॉश कर दिया और मैं मुतमईन हो गई थी। इसीलिए मंसूबे के तहत अगले दिन अपनी शादी से ठीक 3 दिन पहले मैं मुजाहिद के साथ घर से भाग गई। ख्याल यही था कि निकाह करके कुछ दिनों के बाद माँ बाप को मना लेंगे और वो मान ही जाएंगे। लेकिन मुजाहिद मुझे निकाह करने का कहकर अपने ही डेरे पर ले आया। वहाँ डेरे पर उसके साथ 10 से 20 आदमी थे। वो काफी जवान और हटे कटे थे। उन्हें देखकर एक लम्हे के लिए मैं खौफ से कांप सी गई, लेकिन फिर अपने दिल को मजबूत किया और अपनी मोहब्बत पर भरोसा किया। मुजाहिद ने वहाँ पर निकाह खान का भी बंदोबस्त कर रखा था और कुछ ही देर में हमारा निकाह हो गया। मैं बहुत मुतमईन हो गई और इस बात का इत्मीनान हो गया कि मुजाहिद की मोहब्बत झूठी नहीं है। मुजाहिद ने मुझे डेरे पर ही रखा और मुझे घर लेकर नहीं गया, जबकि मैंने उसे बार बार ये बात कह दी थी और उसका यही कहना था कि अभी घर जाने का वक्त नहीं आया। मैं उसका चेहरा देखती रह जाती। मेरे माँ बाप का क्या हाल हुआ, मेरी शादी कैसे मुलतवी की गई, मुझे कुछ खबर नहीं थी। मैंने मुजाहिद से कहा भी था कि मेरे घर से पता करवाओ, लेकिन उसने फिलहाल मना कर दिया और यही कहा, अभी कुछ दिन इंतजार करो। लेकिन मुझे अब कुछ बेचैनी सी लग रही थी। अब्बा का सोच कर ही मेरा दिल दहल रहा था, लेकिन मुजाहिद के यकीन दिलाने पर मैं मुतमईन हो गई। मुजाहिद मेरा बहुत ख्याल रख रहा था। मैं भी खुश थी कि मैंने बिल्कुल सही फैसला किया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब हमारे निकाह को 15 दिन गुजर गए तो मुजाहिद एक दिन मुझे शहर का कहकर गया और कहने लगा, मैं कुछ दिनों के बाद लौटूंगा, तब तक तुम यही रहना और जिस चीज की भी जरूरत हो मुलाजिम से कह देना। मुजाहिद की बात सुनकर मैं एकदम खौफजदा हो गई, क्योंकि मैं डेरे पर अकेली कैसे रह सकती थी। यहाँ पर तो कोई औरत भी नहीं थी, लेकिन अब डेरे पर रहना मेरी मजबूरी थी। मुजाहिद तो शहर चला गया और अब न जाने वो कितने दिनों के बाद लौटता, लेकिन डेरे पर मेरा एक एक पल रहना मुश्किल हो रहा था। तभी मुजाहिद को किए हुए अब दूसरा दिन था जब उसका वालिद डेरे पर चला आया और आते ही उसने मुझे कहा, ए लड़की, अपना सामान उठाओ और यहाँ से चलती बनो। उनकी बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई और मैंने कहा, चौधरी साहब, मैं कोई कमी कमीन नहीं हूँ, मैं मुजाहिद की बीवी हूँ, मैंने उससे निकाह किया है। मैंने हिम्मत करके चौधरी साहब से कह दिया, जबकि मेरी बात सुनकर चौधरी साहब ने एक अजीब से अंदाज में कहकर लगाया और कहने लगे, तुम्हारे जैसी बीवियां बहुत आई हैं, बहुत गई हैं। मेरे मुजाहिद को अयाशी करने का बहुत शौक है और वो ऐसी अयाशियां करता रहता है, इसीलिए अब अपना बंदोबस्त करो और निकलो यहाँ से। इससे ज्यादा दिन वो किसी को बर्दाश्त नहीं करता। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, मैं उसका बाप हूँ, इसलिए वो शहर के बहाने यहाँ से निकल गया होगा और ये जिम्मेदारी हमेशा की तरह मेरे सर पर आ गई कि तुम्हें यहाँ से निकालो। यहाँ से निकलो और अपना बंदोबस्त करो। चौधरी साहब ने रौनक भरे अंदाज में ये कहा तो मैं उनका चेहरा देख कर रह गई। एक बेयकीनी की कैफियत थी। मुझे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि मुजाहिद मेरे साथ धोखा कर सकता है, लेकिन चौधरी साहब का अंदाज यकीन दिलाने के लिए काफी था, क्योंकि वो इस वक्त हाके में वक्त बनकर बैठे हुए थे। मेरे लिए तज़हीक थी। चौधरी साहब ने जब मुझे इस तरह खड़े हुए देखा तो कहने लगा, लड़की, अगर 5 मिनट तक तुम यहाँ से नहीं निकली तो मेरे ये गुंडे तुम्हें उठाकर बाहर फेंक देंगे और तुम्हारा कोई लिहाज नहीं करेंगे, इसलिए जल्दी करो और यहाँ से दफा हो जाओ। चौधरी साहब ने गुस्से से कहते हुए बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए तो मैं वहां से निकल आई। मैंने अपने माँ बाप के साथ धोखा किया था और उन्हें जलालत देकर मैं वहां से चली गई अपनी मोहब्बत को पाने के लिए। अपने माँ बाप की मोहब्बत को ठुकरा दिया था और आज मैं जमाने की ठोकरों पर थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब मैं क्या करूंगी। क्या वापस अपने घर चली जाऊं या फिर मुजाहिद का इंतजार करूं? लेकिन मैं कहाँ रहूंगी, मेरे लिए तो कोई ठिकाना नहीं था। समझ नहीं आ रही थी कि किस्मत ने ये कैसा पलटा खाया है। मुजाहिद की मोहब्बत के झूठ होने पर मुझे यकीन नहीं था, लेकिन उसका बाप जितने दावे के साथ ये बातें कर रहा था वो सच लग रहा था। सोच सोच कर शाम हो गई। जैसे ही साए गहरे शुरू होने लगे तो मुझे एक अनजाने से खौफ ने अपनी लपेट में ले लिया। वैसे भी मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया था और अब भूख के मारे पेट भी दुहाइयां दे रहा था। मैंने चुपचाप अपने घर की जानिब कदम बढ़ा दिए। अब मेरे पास और कोई चारा नहीं था।
अब्बा मेरे साथ जो भी करते अब मुझे उसके लिए तैयार रहना था और उसे बर्दाश्त भी करना था। यही सोचकर मैंने घर की तरफ कदम बढ़ा दिए। मैं दरवाजे के पार खड़ी यही सोच रही थी कि किस मुंह से दस्तक दूं। उसी तरह एकदम धाड़ से दरवाजा खुला तो देखा अम्मा दरवाजे के पार खड़ी है और हैरत से मेरा चेहरा देख रही है। मैंने रोते हुए अम्मा को मुखातिब किया और कहा, अम्मा, और एकदम आगे बढ़ी, जबकि अम्मा के चेहरे पर भी खुशी और गम के मिले जुले तासुरात थे। अम्मा की आंखों से भी आंसू बह रहे थे और मेरी आंखों से भी मुतवातर आंसू बहने लगे। मैंने अम्मा को गले लगा लिया। अम्मा, मुझे माफ कर दे, मैंने बहुत बड़ा जुल्म कमाया है, मैंने तेरे और अब्बे के साथ ज्यादती कर दी है। मुझे माफ कर दे अम्मा, मुझे माफ कर दे। मैं रोते हुए अम्मा से माफी मांगती जा रही थी, जबकि अम्मा मुझे अपने साथ लगाए थपक रही थी। मैं उनकी औलाद थी, वो कितनी देर तक मुझसे नाराज रह सकती थी। इसीलिए अम्मा ने जैसे ही मुझे देखा तो उनकी नाराजगी खत्म हो गई और उस वक्त उनके सामने सिर्फ उनकी औलाद थी जो किसी मुसीबत में थी। मैं अम्मा के साथ घर में दाखिल हो गई। मैं सहमी निगाहों से इर्द गिर्द देख रही थी। न जाने किसे ढूंढ रही थी, शायद अब्बा को। और तभी मैंने चारपाई पर बैठने से पहले अम्मा से अब्बा के बारे में पूछा तो मेरी बात सुनकर अम्मा ने एक सार दहा भरी और मुझे कहने लगी, इधर आ, खुद देख ले, तेरे जाने के बाद तेरे बाप का क्या हाल हो गया है। अम्मा ने मुझे ऐसे कहा तो मैं बेइख्तियार शर्मिंदा सी हो गई और जैसे ही अम्मा के साथ कमरे की तरफ बढ़ी तो अब्बा को बिस्तर पर फालिज की हालत में लेटा हुआ देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने अम्मा की तरफ देखा तो अम्मा कहने लगी, तेरे बाप को जब तेरे घर से जाने की खबर मिली तो एकदम उसका गुस्सा आसमान को छू गया और उसे फालिज का अटैक हो गया और उस दिन से ये बिस्तर पर पड़ा हुआ है। तेरे ताया और उसके बेटे ने घर आकर हम लोगों को बहुत जलील किया, बहुत बातें सुनाई। तेरा बाप सब कुछ सहता रहा। रजिया, अगर तू किसी से मोहब्बत करती थी तो बता देती। अम्मा ने भी मुझे कहा तो मैं बेइख्तियार शर्मिंदा होकर रोने लगी और अम्मा से कहा, अम्मा, मैंने कितनी बार तो इस रिश्ते से इनकार किया था, लेकिन फिर भी अब्बा अपनी जिद पर कायम रहे। आपने भी अब्बा को समझाया था लेकिन अब्बा ने नहीं सुनी। मुजाहिद से मोहब्बत करती थी, गांव के वडेरे का बेटा, और मुजाहिद भी मुझसे मोहब्बत करता था। मैंने अम्मा को बताया तो अम्मा कहने लगी, अब मुजाहिद कहाँ है और तू खैर से आई है ना। अम्मा ने सादगी से पूछा लेकिन मैं शर्मिंदा हो गई और फिर उन्हें बता दिया, अम्मा, मुजाहिद किसी काम से शहर गया हुआ था, उसके बाप ने मुझे घर से निकाल दिया, इसीलिए यहाँ आ गई हूँ। जब तक मुजाहिद नहीं आता तब तक मुझे यहीं रहना होगा। मैंने अम्मा को बताया तो अम्मा ने सार हिला दिया। मैं अब्बा के पास चली गई जो मुझे देखकर आंसू बहा रहे थे। मैंने अब्बा के पांव पकड़ लिया और कहा, अब्बा, मुझे माफ कर दें, मैंने आपके साथ बहुत ज्यादती की है, लेकिन क्या करती, मैं आप जैसे किसी दूसरे शख्स को अपनी जिंदगी में कबूल नहीं कर सकती थी। अम्मा की जिंदगी मेरे सामने ही गुजरी थी, मैं किस तरह अम्मा जैसी जिंदगी गुजार सकती थी। मैं रजिया थी अब्बा। मैंने जब अब्बा से कहा तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे अंदाजा हो गया कि अब्बा को भी अब इस हालत में अपनी ज्यादतियों का एहसास हो रहा है। मैं अम्मा के घर पर रहने लगी। तभी एक दिन काम के दौरान चकरा कर गिर पड़ी। अम्मा ने गांव की दाई को बुलवाया तो पता चला मैं उम्मीद से हूँ। इस खबर को सुनकर मैं बहुत खुश हुई, लेकिन मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का था कि इस बच्चे के बाप का कुछ पता नहीं, वो कब आएगा और कब मुझे और मेरे बच्चे को कबूल करेगा। इस इंतजार को 1 महीना गुजर गया, जब एक दिन अचानक अनजानी सी दस्तक ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। बेख्तियार उठकर जब मैंने दरवाजा खोला तो दरवाजे के पार मुजाहिद को देखकर हैरान रह गई। मुजाहिद की आंखों के नीचे गहरे हल्के थे। उस वक्त वो सदियों का बीमार लग रहा था। मेरे होंठों से आहिस्ता से निकला, मुजाहिद, ये तुम्हें क्या हो गया है? जबकि वो मुझसे कहने लगा, तुम वहां से क्यों चली गई? मैंने तुम्हें कहा था ना कि कुछ दिन रुकना, मैं जल्द लौट आऊंगा, लेकिन शहर जाकर मेरा एक्सीडेंट हो गया और मुझे अस्पताल में ही इतने दिन लग गए, मैं तुम्हारी खबर नहीं ले सका। और जब मैं ठीक होकर वापस आया तो तुम वहां से जा चुकी थी। मुझे यही बताया गया कि तुम खुद इस घर से गई हो, लेकिन फिर जेरे के एक पुराने और वफादार मुलाजिम ने मुझे अब्बा के आने की खबर दी और उसने बता दिया मैं यहाँ पर चला आया। रजिया, मेरे साथ चलो, हम अपने घर चलते हैं। मुजाहिद ने एकदम अपना हाथ आगे बढ़ा दिया तो मुझे अपनी मोहब्बत पर फख्र महसूस हुआ। शुक्र है मुजाहिद ने मुझे मायूस नहीं किया था, उसकी मोहब्बत वाकई सच्ची थी। तभी तो मेरा दिल इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था। और जब मैंने मुजाहिद को अपने होने वाले बच्चे के बारे में बताया तो उसे सुनकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। हम अम्मा को बताकर वहां से खुशी खुशी निकले। मुझे अब यकीन हो चुका था कि मेरी अगली मंजिलें बहुत आसान होगी, अब जिंदगी बहुत पुरसकून होगी। रिश्तों में जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शादी तब ही कामयाब होती है जब इसमें 2 लोगों की रजामंदी शामिल हो।